नमस्कार दोस्तों, निराकरण परियोजना वक्सवाहा पर्यावरण बचाव आंदोलन। जैसे कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख करके समझ गए होंगे कि ये आंदोलन उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ है जो वक्सवाहा जंगल को पूरी तरह हटा करके वहाँ पास हीरे की खदान करना चाहते हैं। आज का हमारा ये वीडियो एक विशेष व्यक्ति के ऊपर है, जिसी आंदोलन के अध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह तोमर जी। ये इनका जीवन काल में पहली बार नहीं जो किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में कई बार गलत चीज़ों के खिलाफ आंदोलन किया है और आवाज़ उठाई है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं या जो आप हमारे व्यूवर्स हैं वो ये जान पाए कि आखिर डॉक्टर शरद सिंह तोमर जी है कौन और इनकी क्या विशेषताएँ हैं और हम इनको क्यों अपना अध्यक्ष बनाएं। डॉक्टर शरद सिंह तोमर जी ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी करप्शन के खिलाफ या गलत चीज़ों के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए हैं उन सब के बारे में विस्तार से विवरण किया है। और इस वीडियो में तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं जिनमें उन्होंने अपने इसी लंबे जीवन कार्यकाल में जो भी करप्शन के खिलाफ या गलत चीज़ों के खिलाफ जो भी आंदोलन किए या आवाज़ उठाई है उन सब चीज़ों के बारे में एक संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर शरद सिंह तोमर हूँ और मेरा जन्म बुढ़ा ग्राम में हुआ है। और आपकी एजुकेशन? मेरी एजुकेशन सामान्यतः ग्राम में ही हुई है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की है। और इसके बाद जो हायर एजुकेशन है वो मेरा इंजीनियरिंग का जबलपुर में और पीएचडी एमटेक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में, और हायर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए मैं AIT बैंकॉक भी गया हूँ। तो ऐसा मेरा एजुकेशन का चलता रहा कार्य। आप इतने छोटे से गांव में रहकर इतनी बड़ी डिग्री कैसे हासिल की? मैं छोटे गांव में तो पैदा हुआ हूँ और मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने की रही हैं। मैं पहले पशु चरवाहा था और इसके बाद मन में आया कि मैं पढ़ाई करूं, तो स्थानीय सरकारी स्कूल में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे मैंने पढ़ाई की। और उसमें चूंकि मेरे पास साधन नहीं थे इसलिए मैं ट्यूशन करके या किसी भी तरीके से पढ़ता रहा। पर जब इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो मुझे बहुत ही पैसे की ज़रूरत पड़ी और उस समय मैं सरकारी नौकरी में भी था और इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ता रहा। और उसी पढ़ाई के दौरान ही मैंने बीटेक इंजीनियरिंग में, एमटेक और पीएचडी इंजीनियरिंग में किया। और फिर इस तरह से मैं नौकरी भी करता रहा, पढ़ाई भी करता रहा। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने अखिल भारतीय परीक्षाओं में, जैसे IAS है और वैज्ञानिक का अखिल भारतीय परीक्षाएं होती हैं, उसमें प्रयत्न किया और अखिल भारतीय वैज्ञानिक प्रतियोगिता में देश में जो होती है उसमें मैं उत्तीर्ण हुआ। और इस तरह से मैं पहली बार वैज्ञानिक के पद पर फर्स्ट ग्रेड साइंटिस्ट के रूप में पदस्थ हुआ। और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता गया। अंतिम पड़ाव में नौकरी के मैं सहायक महानिदेशक कंप्यूटर का हुआ, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, मोडम, UPS, VSET ये पूरे देश में बांटने थे। और ये मेरे लिए पद सृजित किया गया था, केवल एकमात्र पद था देश में। और उसमें मैं 1998 में चुना गया था। और उसमें ये था कि पूरे देश में 1,000 करोड़ की 2 परियोजनाएं थी और उसके अंतर्गत मुझे कंप्यूटर, प्रिंटर, मोडम, UPS, VSET पूरे देश में लैपटॉप ये सब देने थे। और उसके आधार पर सब जगह कंप्यूटर सेंटर भी बनाने थे। वो मैंने अंतिम पड़ाव में काम किया। इसके पहले की थोड़ा जर्नी में बता दूं, मैं मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश में एकमात्र इंजीनियर हूं जो 25 PhD इंजीनियरिंग के स्तर की पुस्तकें लिखी हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जॉइंट डायरेक्टर हूं जो सबसे कम उम्र में 33 साल में जॉइंट डायरेक्टर बना। अभी तक के इतिहास में किसी भी विभाग में मध्य प्रदेश शासन में कोई जॉइंट डायरेक्टर 33 साल में नहीं हुआ। और इसी तरह मैं देश में एकमात्र इंजीनियर हूं जो राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सर्वोत्तम इंजीनियरिंग पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया गया।
आप साइंटिस्ट बने वो और जब कहेंगे तब साइंटिस्ट ना। पर सबसे बड़ी पोस्ट आपकी क्या थी? मैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट था, और वो साइंटिफिक कैडर में सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में जैसे मैंने बताया सहायक महानिदेशक था, और वो सहायक महानिदेशक के रूप में मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद से मैं रह करके वहाँ काम किया था, और इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिटायरमेंट लिया था। करप्शन के बारे में आपने काफ़ी पुस्तकें बनाई है, लिखी हैं, तो आप बता सकते हैं कि करप्शन के बारे में आपने जो लिखा तो आपको क्या समझ में आया जो आपने करप्शन की ही किताबें लिखी हैं? मैंने करप्शन की ही किताबें भर नहीं लिखी, मैंने 25 किताबें इंजीनियरिंग के PhD लेवल की लिखी हैं, पर मैं करप्शन लेवल पे रिटायरमेंट होने के बाद करप्शन पे ही किताब लिख रहा हूँ, आपका कहना सही है। और ये करप्शन जब से मैंने नौकरी की, अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा से पास करने के बाद, प्रथम ग्रेड वैज्ञानिक नियुक्त होने के बाद केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान में जब मैं नियुक्त हुआ, तो वहाँ पर मैंने अपने ही डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा था, और वो भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना हुआ कि उस डायरेक्टर को भी वहाँ से हटना पड़ा। तो ये मेरी प्रथम जर्नी थी। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश शासन में जब संयुक्त संचालक बना, तो उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। वो मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह जी थे और अर्जुन सिंह जी उसके पहले थे, और इनके समय में बायोगैस का एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला था, जो 50 करोड़ रुपए खर्च करके और ऐसे बायोगैस और ऐसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अप्लायंसेस बने थे जो उपलब्ध भी नहीं थे कई जगह, तो और कई जगह टूटे फूटे या ऐसे ही नाम के नाम बना दिए गए थे। तो ये दूसरा मेरा स्टेज था। तीसरे स्टेज में मैं मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद में निदेशक बना, और वहाँ जब मैंने देखा भ्रष्टाचार है तो इसको मैंने लोकायुक्त में भी दिया। लोकायुक्त ने के बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, उसमें भी दिया, और वहाँ पर भी जब जांच हुई तो मेरे द्वारा दिए गए सभी बिंदु 22 में से 21 बिंदु सही पाए गए थे, और कई लोगों की कार्रवाई हुई। इसके बाद मैं जब सहायक महानिदेशक के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में गया, वहाँ 2000 करोड़ रुपए मेरे द्वारा खर्च करने के लिए नियुक्त थे, क्योंकि मैं ही एकमात्र देश का सहायक महानिदेशक के पद में था जो कंप्यूटर वाला सिस्टम देखना था। तो वहाँ पर मैंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखा, और उस भ्रष्टाचार को जब मैंने निकालना चालू किया तो पता चला कि वहाँ पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी मेरे विरोधी बन गए और मुझे परेशान करने लगे। मैंने इस भ्रष्टाचार का जब आगे बढ़ाया तो पता चला कि जो हमारे भारत सरकार के सचिव होते हैं वो वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व थे, मंत्री भी इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बड़ा घोटाला किया था। तो सेंट्रल बिजनेस कमीशन में मैंने एक केस दर्ज कराया। CBI से भी बड़ा एक भ्रष्टाचार का वो होता है संस्थान जिसको कहते हैं सेंट्रल बिजनेस कमीशन। तो सेंट्रल बिजनेस कमीशन में जब मैंने ये इसको रजिस्टर कराया, देखा, जांच कराई, तो पाया कि एक बहुत बड़ा घपला हुआ है, और उसके कारण भारत सरकार के सबसे बड़े पद पर रहते हुए जो सचिव थे उनको देश के इतिहास में पहली बार किसी सचिव को अपने पद से हटना पड़ा, और वो हटना उनको इतना महंगा पड़ा कि उनने 104 सांसदों का सहयोग ले करके प्रधानमंत्री के पास पहुँचे और किसी तरह जांच पुनः करा करके फिर से बैठ गए। और उसमें मैंने PIL हाई कोर्ट में दायर की जो दिल्ली में, और उसको कारण उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो ये दूसरी वो थी। इसी के साथ में मैंने CBI की बदमाशी पर भी CBI के ऊपर एक बहुत बड़ा PIL दायर किया था, और वो PIL सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो इस तरह भ्रष्टाचार से की लड़ाई में मैं हमेशा संस्थाओं के विरोध में लड़ता रहा, और कई जगह हार भी मिली, कई बार जीत भी मिली। मुझे कई बार प्रमोशन से वंचित होना पड़ा, कई बार मुझे प्रमोशन में बीच में ही रोक दिया गया। कभी कभी तो मुझे ऐसा हुआ कि जान से मारने की भी धमकी दी गई थी, और इसीलिए मैंने एक रिवॉल्वर का लाइसेंस लिया था, राष्ट्रीय लाइसेंस, और वो
अपने यहाँ पदमधर पार्क है रीवा में, आप शायद जानती होंगी, पास ही में है। पदमधर सिंह को जब गोली मारी गई थी स्वतंत्रता संग्राम के समय, तो उनकी रिवाल्वर उनके भाई गजाधर सिंह के नाम आ गई थी। और गजाधर सिंह जब मरे तो उनके जो पुत्र थे उनको बहुत कोशिश की गई, अपराधी प्रवृत्ति के थे, वो रिवाल्वर उनको नहीं गई। उसके बाद ये रिवाल्वर सतना में जमा थी लाइसेंस वालों के पास में जो शस्त्र बेचते हैं। फिर कलेक्टर सतना को मैंने कहा तो उन्होंने वो रिवाल्वर मुझे दी, और वो रिवाल्वर मुझे स्टार्ट से अंत तक काम करती रही। जैसे यहाँ मैंने जब मध्य प्रदेश शासन का घपला पकड़ा तो मुझे मार डालने की धमकी की ये दी गई थी, पर वो इस कारण से बाहर नहीं हो पा रहे थे कि मैं रिवाल्वर रखता था। इस तरह दिल्ली में जब मैं 1000 करोड़ घपले, या कहिए 1,000 करोड़ के 2 घपले पकड़े, उस समय मुझे मार डालने की धमकी दी गई थी। तो वो कोशिश करने पर भी उनके नहीं हो पाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बार में ये चूक गया तो हमको ही मार डालेगा। तो इस तरह से वो भी मेरी ज़िंदगी के बचने का एक साधन था। मेरी पुस्तक में भी समीक्षा के रूप में प्रशांत भूषण जी ने लिखा है कि सत्येंद्र दुबे जैसे आदमी तो मार डाले गए, और डॉक्टर सदाचारी सिंह तोमर किस तरह से अपने जान को बचा पाए, वो एक कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है। तो इस तरह भ्रष्टाचार का मेरा अभी भी है। अभी भी जैसे मैं आंदोलन में रुकता हूँ, आंदोलन करता हूँ पर्यावरण के बारे में, वहाँ भी मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, और वो धमकियाँ ऐसी होती हैं कि जान से भी मार सकते हैं, पर मैं चलता जाता हूँ। मुझे विश्वास रहता है कि ठीक है, मार डालेंगे तो मार डालेंगे। और मैंने राष्ट्रपति जी को लिख को भी दिया था है अभी बीच में ही कि मैं जान से चला जाए, पर मैं ये भ्रष्टाचार वाले जो बक्सवाहा वाला जंगल या इस टाइप की जो भी परियोजनाएँ हैं उनको पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो बहुत ही खतरनाक है उनको नहीं चलने दूंगा। इस तरह मैं भ्रष्टाचार से हमेशा लड़ता रहा, और वो भ्रष्टाचार की लड़ाई में मैं इतना कह सकता हूँ कि भले आदमी रिवाल्वर से किसी को मारता ना हो, पर अगर वो रिवाल्वर रखता है तो 10 आदमी 10 बार मारने की कोशिश तो करेंगे, पर वो डरेंगे कि अगर ये बच गया तो हमको भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक आदमी के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जब वो भ्रष्टाचार से लड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे लाइसेंस रखे, और वो लाइसेंस को अगर ज़िंदगी भर रखता है तो जान बचती रहती है। अन्यथा मुझे मध्य प्रदेश से भी मार डालने की धमकी मिली थी, मार भी डालते, और जब दिल्ली में था तब भी मार डालने की धमकी मिलती और मार भी डालते, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो सत्येंद्र दुबे जैसे मार ही डाले गए थे। तो इस तरह से भ्रष्टाचार से लड़ना बहुत ही खतरनाक रहता है, पर चूँकि संतोष होता है कि भ्रष्टाचार से हमें लड़ाई लड़ना है, इसलिए हम उससे लड़ते रहते हैं। मेरी किताबों में भी आप देखेंगे कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई को मैंने क्रमवार से लिखा है, और उन किताबों को मैंने वेबसाइट में भी डाल दिया है कि जिसमें आप वेबसाइट में देख लो, पढ़ना जिसको है पढ़ लो। तो सब घरेलू और ऑफिशियल ये सब समस्याओं से अपने को भ्रष्टाचार से अगर उजागर करना पड़ता है तो देखना होता है। करप्शन के खिलाफ आप जब पद पर थे तब आपने लड़ाई लड़ी, या रिटायरमेंट होने के बाद भी आपने लड़ा? एक्चुअली समस्या एक होती है कि आदमी की प्रवृत्ति जब बन जाती है तो उसको अपने आप को प्रवृत्ति बदलना मुश्किल होता है। मैं जब रिटायर हुआ उसके बाद जैसे ही मैं एक संस्थान में नियुक्त हुआ, आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, एक मेन हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें 1.5 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह देते थे मुझको, सब मिला करके। तो उसमें करप्शन क्या होता था? करप्शन ये होता था कि बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं तो उनको बिना क्लास के जाए हुए पूरा परीक्षा दे देते थे। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं गोवा दमनदीव में गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, और वो वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी यहाँ परीक्षाएँ दे देते थे। तो इस तरह से मुझे ये लगता था कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो वहाँ भी मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। तो इसके बाद मैंने ये देख लिया कि अब यहाँ पर कोई भी संस्थान मुझे इस तरह का अपने ही विरोध में नहीं जाने देता है, तो मुझे ये भी लगा कि मुझे अब समाज सेवा में आना चाहिए। तो समाज सेवा में आने के लिए मैं अपने घर में ही ट्रस्ट कुछ बना लिया या संस्थान कुछ बना लिया। तो इस तरह से वहाँ पर भी काम करने लगा। इसी बीच जब मैं भ्रष्टाचार के लिए तहसीलदार का उजागर कर रहा था, तो आरटीआई के माध्यम से जब मैंने किया तो तहसीलदार ने मिल करके मेरे खिलाफ खुद ही ज़मीन के ऊपर एक अवैध कब्जे का केस कर दिया। इसके बाद मैं जब आगे बढ़ा और कार्यों में, तो कई जगह मुझे हस्तक्षेप ऐसे मिले, हस्तक्षेप या भ्रष्टाचार केस ऐसे मिले जिसको मैं सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लेता रहा। और वो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत न केवल लेता था
बल्कि मैं उसको आगे बढ़ा करके उन पर कार्रवाई करने के लिए भी करता था। इसी तरह मुझे वर्तमान में ये लगा, जब देश में एक बहुत बड़ी परियोजना थी, हीरा परियोजना, तो उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए घपला हुआ था। तो उसको मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको लिखा, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लिखा, और फिर बक्सवाहा के जंगल या पर्यावरण बचाओ आंदोलन मैंने चालू किया। और उस आंदोलन में जो मुझे उपलब्ध हुआ है वो काफ़ी चीज़ें उपलब्धि हुई हैं। हम उस आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। जब आप पोस्ट पर थे तब आपने करप्शन के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी है या कुछ अन्य काम भी किए हैं आपने? जब मैं अपने पद में था तो पहले से ही वैज्ञानिक जब मैं नियुक्त हुआ तो केंद्रीय कृषि निधि संस्थान में 1983 में तक जो अनुसंधान किया उसको मैंने पुस्तक के रूप में लिखा। और वह पुस्तक खेती के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत थे, इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, हाइडल, टाइडल, थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी का जिक्र था। और संभवतः कोई मेरी इस तरह की प्रथम पुस्तक थी। और उस पर मुझे भारत सरकार ने एनर्जी अवार्ड भी दिया वो 84 में। इसके बाद मैंने पर्यावरण पर एक पुस्तक लिखी और अगले वर्ष मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भारत सरकार ने दिया। इसके बाद मैंने जब पीएचडी की तो पीएचडी में देश भर में एकमात्र इंजीनियरिंग का पुरस्कार पीएचडी में होता है, उस समय होता था, वह था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार था और वह मुझे वर्ष 1984-85 में प्राप्त हुआ। इसके बाद अनुसंधान कार्य में करता रहा, वो प्रकाशित भी करते रहा। उस पर मुझे पुरस्कारों की झड़ी लग गई और लगभग 50 राष्ट्रीय पुरस्कार मैंने प्राप्त किए, जो अपने आप में एक उपलब्धि थी। इसमें जो मैंने विशेष कार्य किए वो मुख्य रूप से एनर्जी पे थे, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, हाइडल, टाइडल, थर्मल, जियोथर्मल से संबंधित। और साथ में मैंने कुछ ऐसे भी काम किए संस्थान में अनुसंधान के, जो अपने आप में एक अद्वितीय थे, यदि बीच में उनको छोड़ना पड़ा। जैसे आदमी के स्क्रीटा से, मर से, मानव मर से कैसे भोज्य पदार्थ बनाए जाएं, इस पर भी काम मैंने चालू किया था। इसी तरह बायोगैस की डिजाइन मैंने प्रस्तुत की, जो काफ़ी पॉपुलर रही। बैलों से चलने वाला एक सीड ड्रिल होता है, वो भी मैंने विकसित किया। और कंप्यूटर के क्षेत्र में मैंने एक नेट पैदा किया था, एक ऐसा बनाया था जो कि काफ़ी लाभकारी था, जो हम रूरल एरिया में पॉपुलराइज करते थे। इस तरह से जब मैं आगे बढ़ा तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, जो आपके खाद्य पदार्थों में किस तरह से दूसरी एजेंसियां अपने देश में घुस करके और उस खाद्य पदार्थ को बीटी कॉटन के रूप में, बीटी मतलब होता है बैसिलस थेरेंजेंसिस, तो उस तरह का कार्य कर देती हैं जो हमारे लिए बड़ा घातक होता है। उदाहरण के लिए बीटी बैगन, बैसिलस थेरेंजेंसिस जो बैगन में था उसको विकास किया जा रहा था, और उसमें पूरे देश में ये था कि मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव में तरह तरह के बैसिलस थेरेंजेंसिस के प्रकरण, खाद्य पदार्थ और साथ में बीज, इन सब का भारत सरकार ऐसे इस पॉइंट पे आ गई थी कि अनुमति दे देती। वो ऐसा समझ लीजिए कि इस टाइप का है
कि एक बैसिलस थ्रेंजेंसिस जो है वो जीवधारी है, बैक्टीरिया है, और प्लांट बैक्टीरिया में उसको इंजेक्ट किया जाता है। मतलब ये उस टाइप का नहीं है जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब है एक तरह की गेहूं या एक तरह की धान लेकर के उसमें हाइब्रिड बनाया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल दूसरी तरह का है कि एक जीवधारी बैक्टीरिया है तो दूसरा पौधा है। ये बहुत ही खतरनाक साबित होने की उम्मीद में था, और जब भारत सरकार ने इसको अनुमति देने की कोशिश की, मैंने इसका विरोध किया था। परिणाम ये रहा कि ज़्यादा ये फैलने नहीं पाया है। अन्यथा हमारे यहाँ ऐसे बैगन, ऐसे आलू, ऐसे गेहूँ मिल जाते जो कि खाने में देखने में तो बहुत अच्छे थे, पर अंदर ही अंदर आपके शरीर में जहर पैदा कर देते। तो इस तरह के कार्यक्रमों में भी मैं लगा रहा। इसके पहले बायोगैस से डीजल इंजन चलाना, अल्कोहल या शराब से डीजल इंजन चलाना, पेट्रोल इंजन चलाना, इस पर मैंने 8-10 साल काम किया था और ये सिद्ध किया था कि इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, और मिथेनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल शराब लकड़ी से बनने वाला है, उसको पीते नहीं, इथाइल अल्कोहल शराब के रूप में पीते हैं, उससे भी इंजन चलाया जा सकता है। ये वर्ष 1985 से 90 तक जो मैंने काम किया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस पर भी मैंने बाद में भी काम किया था, और आज भी आवश्यकता ये होती है कि डीजल अगर ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? तो बायोडीजल या इथेनॉल या मिथेनॉल की बात आती है, और वो भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा ईंधन हो सकता है। उस पर मैंने काफ़ी काम किया। उससे मुझे ये आशा जमी थी कि ये जैसे ही डीजल और पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल जब ये ज़मीन में गड़े हुए हैं, ज़मीन से हम निकाल के यूज करते हैं, तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे लिए एक विकल्प रहेगा। कम से कम एक विकल्प के रूप में हम अल्कोहल का विकल्प करेंगे, बायोडीजल का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन चलते रहेंगे किसी भी हालत में। नहीं तो एकदम से ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हमारे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन ये सब बंद हो जाएंगे, और हमको अपने प्रगति के वाहन, पेट्रोल का चाहे चलने वाला स्कूटर हो या मोटर से चलने वाला, डीजल से चलने वाला ऑटो हो, ये सब बंद हो जाएंगे। पर धीरे धीरे हम उस प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल अगर ख़त्म भी हो जाते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल ख़त्म भी हो जाते हैं, तो हमको एक ऐसा ईंधन मिल जाएगा जो रिन्यूएबल हो, जिसको हम खुद बना सकते हैं। क्योंकि डीजल को हम बना नहीं सकते, पेट्रोल को हम बना नहीं सकते, धरती के घर में छुपा है, उसको निकाल लेते हैं और निकाल करके इस्तेमाल कर लेते हैं। पर अल्कोहल को हम बना सकते हैं, बायोमास से बायोडीजल भी बना सकते हैं, ये हम खुद बना सकते हैं। तो इस तरह के अनुसंधान के कार्य मैंने अपने हाथ में लिया था, उसमें काफ़ी सफलता भी मिली और कई जगह मुझे सफलता भी मिली है। अभी हाल ही में मैंने अनुसंधान के रूप में, जो कि हमारे देश में, हमारा भारतवर्ष किस लिए बदनाम है सबसे ज़्यादा पर्यावरण के क्षेत्र में, कि मीथेन निकलती है। मीथेन कहाँ से निकलती है? सबसे ज़्यादा पशुओं के पागुर करने पर, जो चौपाई हैं, जब वो पगुराते हैं तो मीथेन निकलती है। मीथेन एक जहरीली गैस होती है। इसी तरह जब धान की खेती होती है, तो धान की खेती में जब पानी भरा रह जाता है, समर रहती है, तो उससे बुलबुले के रूप में मीथेन निकलती रहती है। तो पूरे विश्व में हम लोग बदनाम हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से, प्रदूषित गैस निकालने के लिए धान की खेती से और पशुओं की खेती। तो 2020 में 2020 में हमने एक घर में ही एक्सपेरिमेंट किया। एक करगी धान की वैरायटी होती है, किस्म होती है, जिसको हमने एक पर्टिकुलर स्लोप पे उगाया, पानी नहीं भरने दिया ज़्यादा, तो उसकी किनाबी भी अच्छी डेवलप हुई, वो पौधे भी अच्छे विकसित हुए, और उसमें से मीथेन गैस भी नहीं निकली। परिणाम क्या हुआ कि जब हम इसको अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में
प्रस्तुत किए तो इसको बेस्ट पेपर अवार्ड मिला। तो इस तरह से अनुसंधान में भी मैं उतना ही लगा रहा जितना भ्रष्टाचार में, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मेरे अनुसंधान में जो आ जाता था उसको मैं छोड़ता नहीं था, वो भी मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं वो चीज़ को सहन नहीं कर पाता था जहाँ भ्रष्टाचार होता है। अबाध रूप से काम चलता रहे और भ्रष्टाचार ना हो, वो मैं हमेशा पसंद करता था और अभी भी वही पसंद करता हूँ कि जो जिससे कहो वो सही सही कहो, जो जिसके साथ करो वो सही सही करो। कहीं भी ऐसा ना हो कि आपको बाद में पश्चाताप करना पड़े, यार हमने यहाँ गलत कर दिया। तो उसको सुधारने के लिए अभी भी मैं प्रयत्नशील रहता हूँ कि मेरी तरफ से कहीं कोई गलती ना हो, किसी से कुछ वादा किया जाए वो सही हो, किसी के साथ कोई सही काम करना है वो किया जाए। गलत काम करने में हमेशा गलती होती है और हमारे अनुसंधान के कार्य में भी यही होता है और एक्सटेंशन के कार्य में भी यही होता है।